मैंने कहा रुको। वह घबरा गई। कृपया मेरे भाई से शादी कर लो। अंडरस्को 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 अंडरस्को। काव्या अपनी जगह पर ही जम गई। वह एक भी शब्द नहीं बोल पाए। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, नहीं। उसके इतने त्वरित और छोटे से जवाब ने रोहन सिंघानिया की जान ही निकाल दी। बहन, मैं नहीं कर सकती। बहन, मैं ऐसे किसी इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जिसे मैं जानती तक नहीं, शादी तो दूर की बात है। काव्या, तुमने वादा किया था। रोहन सिंघानिया ने अपनी खास पिल्ले जैसी मासूम आंखें बनाईं। वह इनका इस्तेमाल सिर्फ अपने बड़े भाई और आर्यन सिंघानिया पर करता था जो उस चेहरे को कभी ना नहीं कह पाते थे। मैं वह हकलाने लगी। मेरे ही शब्द मेरे खिलाफ हो गए। वह बेचैन महसूस करने लगी। उसे याद आया कि 10 मिनट पहले क्या हुआ था। अंडरस्को 10 मिनट पहले। दरअसल बहन, मुझे नहीं, हमें किसी चीज़ में आपकी मदद की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अगर ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ तो कृपया मुझे बताने में संकोच न करें। अंडरस्को उसने पहले ही वादा कर दिया था। क्या मैं अपनी कही हुई बात वापस ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, वह चिल्लाया। बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं, उसने निराशा से सोचा। काव्या को पसीना आने लगा। उस समय उसने जो कहा था वह गलत नहीं था। उन्होंने सच में उसकी बहुत मदद की थी। सेविका जूही ने उससे कहा था कि वह पूरे 9 महीने तक कोमा में थी। जब वह बेहोश थी तब आर्यन काम पर नहीं गया था। आर्यन सिंघानिया के सबसे अच्छे दोस्त कबीर ने उसके ठीक होने के लिए बिना रुके काम किया था। और रोहन सिंघानिया ने बिना आराम किए उसके बारे में जानकारी खोजी थी। वे तो उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में भी दर्ज करना चाहते हैं। एक बाहरी व्यक्ति के लिए जो अपने बारे में कुछ नहीं जानती और वे भी उसे नहीं जानते, शादी करना एक असंभव बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर विचार किया। थोड़ी देर सोचने के बाद काव्या थोड़ा मुस्कुराई। दूसरी ओर रोहन सिंघानिया उसके जवाब के लिए मरा जा रहा था। उसने पहले ही भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था कि वह हाँ कह दे। हे भगवान, बस एक बार उसे इस शादी के लिए हाँ कहने दो। बस एक बार। मैं कसम खाता हूं कि अगर वह हाँ कहती है तो मैं 1 हफ्ते तक लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दूंगा। नहीं, 1 महीने के लिए। हे भगवान, कृपया। भाई रोहन, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि खुद को जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। इसलिए मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया है। काव्या ने अपने विचार साझा किए। हाँ। जैसे ही रोहन सिंघानिया खुश हुआ, काव्या ने उसकी बात काट दी। हालांकि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसने अपना फैसला साफ कर दिया। वह जानती थी कि वह खतरे में है। उन तस्वीरों को देखने के बाद वह अंदर तक हिल गई थी। फिर उसने अपनी पहचान खो दी। वह समझ सकती थी कि इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात है। हालांकि यह सिंघानिया परिवार काफ़ी ताकतवर लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने कारण उन्हें खतरे में डाल देगी। वरना वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वह कम से कम इतना तो जानती थी। उसने पहले ही उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि उसका जीवन अच्छा हो। क्या इसी वजह से उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं की थी? इसके विपरीत रोहन सिंघानिया निराश हो गया। हम आपके परिवार के सामने एक शादीशुदा जोड़े की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना एक अच्छा विचार होगा जिसकी याददाश्त चली गई हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जीवन में कोई प्रेमी या मंगेतर था या नहीं। लेकिन बहन, शादी की अन्य ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं आर्यू से बात करूंगी। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके परिवार में अपना नाम दर्ज कराऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा। मैं समझ गया। रोहन सिंघानिया उसकी चतुराई के आगे हार गया था। भले ही उसके दिमाग को कितना भी नुकसान पहुंचा हो, इससे उसकी बुद्धिमत्ता कम नहीं हुई थी। लानत है। खैर, अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो मैं आपको घर और शहर दिखा सकता हूं अगर आप चाहें। आखिरकार हम पेरिस में हैं, दुनिया का सबसे रोमांटिक शहर। क्या हम चलें? विषय के अचानक बदलने से उसे अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन अभी वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि मूड बदल दे। उसे इस स्थिति के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत थी। ज़रूर, मुझे घूमना अच्छा लगेगा जब तक कि भाई रोहन इससे खुश हैं। वह उसे देखकर मुस्कुराए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। बहन काव्या, आप मुझे रोहन क्यों नहीं बुलाती? मुझे लगेगा कि मेरी सच में एक छोटी बहन है। आखिर आप मुझसे छोटी हैं। उसकी बात सुनकर वह उसके अनुरोध को ठुकरा नहीं सकी। निष्पक्षता की खातिर उसे खुश करने की ज़रूरत थी। ठीक है भाई रोहन, वह खुशी से मुस्कुराए। अंडरस्को ये लीजिए, 3रा अध्याय। आज आपको मेरी परीक्षा की खातिर एक और अध्याय मिलेगा। सिस्क। मेरी अगली परीक्षाएं थोड़ी कठिन हैं, इसलिए मैं 26 जुलाई तक रोज़ाना एक अध्याय अपडेट करूंगी। तब तक मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। तब तक कृपया अपनी हमेशा खुश रहने वाली लेखिका के साथ बने रहें।
जिस घर में वह रह रही थी उसकी वास्तुकला देखकर काव्या चकित थी। रोहन सिंघानिया उसे चारों ओर दिखाने और घर की हर एक जानकारी बताने के लिए बहुत उत्साहित था। रोहन सिंघानिया से काव्या को पता चला कि यह घर 7 साल पहले स्थापित किया गया था। सभी निर्माण और सजावट को खत्म करने में लगभग 2 साल लग गए। घर 4 मंजिला इमारत थी और इसके 2 हिस्से थे, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। बाहर से लोग सोचेंगे कि यह विशाल हवेली 3 मंजिला इमारत थी। दरअसल बाहरी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का यह आर्यन सिंघानिया का विचार था। घर के अंदर यह एक महल जैसा दिखता था। यहाँ कई कमरे थे और जो लोग इस घर को नहीं जानते थे वे आसानी से खो सकते थे। रोहन सिंघानिया ने ठंडे मौसम के प्रति अपने प्यार के कारण उत्तरी हिस्से में रहना चुना और आर्यन सिंघानिया ने गर्मियों में ठंडी हवा के प्रति अपने प्यार के कारण दक्षिणी हिस्से को चुना। वे दोनों तीसरी मंजिल पर रहते थे। चौथी मंजिल का उत्तरी हिस्सा देव सिंघानिया का था, इसीलिए उन्होंने काव्या को चौथी मंजिल के दक्षिणी हिस्से में ठहरने दिया। दूसरी मंजिल घर के सभी नौकरों की थी। सिंघानिया परिवार हमेशा अपने नौकरों के साथ सम्मान और दयालुता का व्यवहार करता था। इसने उन्हें शुरू से ही लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन उन्होंने अपने दुश्मन या उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, वे सिंघानिया परिवार के क्रोध को कभी नहीं भूल सके और भयानक रूप से मरने तक पछताते रहे। छत भूरे रंग की टाइलों के साथ वी आकार की थी। गर्मियों में दक्षिणी हिस्से की छत की टाइलें खोली जा सकती थीं, क्योंकि छत के नीचे एक विशाल तरणताल था और उत्तरी हिस्से में व्यायामशाला थी। उत्तरी हिस्से में एक बड़ा टावर था और यह उनके निजी हेलीकॉप्टरों के उतरने के लिए था। 3 भाइयों के लिए उनके पास 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन जगह 5 हेलीकॉप्टरों के लिए थी। अन्य 2 हेलीकॉप्टर दादाजी और उनके माता पिता के लिए थे। काव्या को सबसे ज्यादा घर के बाहर दक्षिणी हिस्से में सब्जियों का बगीचा पसंद आया। वहाँ एक बड़ा तालाब भी था जहाँ कई प्रकार की मछलियाँ थीं। कभी कभी तीनों भाई छड़ें ले लेते और वहाँ आराम से बैठकर मछलियाँ पकड़ते। उत्तरी हिस्से में लगभग 50 प्रकार के फूलों वाला एक विशाल फूलों का बगीचा था। हवा में फूलों की महक घुली हुई थी जिसने काव्या को दीवाना बना दिया। रोहन सिंघानिया को अपने बगीचे पर बहुत गर्व था। हवेली का मुख पूर्व की ओर था और हवेली के पीछे एक फव्वारे वाली एक सुंदर झील थी। धारा से पानी बहने की एक मीठी आवाज़ आ रही थी। कोई भी सोचेगा कि यह प्राकृतिक झील और फव्वारा है। स्टील से बनी कुछ कुर्सियां और सोफे थे और वे सभी चांदी के रंग के थे। दक्षिणी कोने में गोदी पर 3 नावें थीं। काव्या सबसे ज्यादा उस झूले से आकर्षित हुई जो चेरी के विशाल पेड़ से जुड़ा था। झूले के नीचे झील थी और जो कोई भी वहां झूलता उसके पैर शांत पानी को छूते। रोहन सिंघानिया ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि झूला हाल ही में केवल काव्या के उपयोग के लिए वहां रखा गया था। चाहे दूसरे उसके बड़े भाई के बारे में कुछ भी कहें, केवल रोहन सिंघानिया जानता था कि उसका भाई कितना रोमांटिक है। देव सिंघानिया को बहुत जलन होगी जब उसे पता चलेगा कि झूले की उसकी लंबे समय की इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन केवल उसकी होने वाली भाभी के लिए ही। झील के उत्तरी भाग में निजी विमान के लिए एक हवाई पट्टी थी। उनके पास 2 आपातकालीन निजी विमान थे। इस हवेली और पर्यावरण की सुंदरता देखकर काव्या अवाक थी। उसे लगा जैसे वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगी। यह एक स्वर्ग है। वह सोच रही थी कि यह सिंघानिया परिवार असल में कितना अमीर था। शाम हो चुकी थी और वह बाहर जाने के लिए बहुत थक चुकी थी। वह अपने कमरे में गई, स्नान किया और फिर कुछ आराम करने के लिए बिस्तर पर चली गई। शायद उसे आर्यू से शादी कर लेनी चाहिए। पूरी हवेली में घूमने के बाद बिस्तर पर यह उसका पहला विचार था। अंडरस्को, क्या कोई ऐसा है जो यही सोच रहा है? मैं तो निश्चित रूप से हूँ। प्रिय पाठकों, देर से अपडेट करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मेरे पास 1.5 घंटे तक वाईफाई कनेक्शन नहीं था। अंडरस्को, शाम को आर्यन सिंघानिया मुख्य परिचारक की कल्पना से भी जल्दी आ गया। आखिरकार उसे काम पर गए 9 महीने हो चुके थे। मुख्य परिचारक देवराज ने अपने मालिक को देखकर सिर झुकाया। वह कहाँ है? चारों ओर देखते हुए और काव्या को न देखकर उसने अपने 66 वर्षीय मुख्य परिचारक से सवाल किया। मोहतरमा काव्या आराम कर रही हैं और उन्होंने रात के खाने से पहले उन्हें न बुलाने के लिए कहा है। देवराज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसने दिन भर क्या किया? आर्यन सिंघानिया ने उसे कुछ दस्तावेज दिए। वह दूसरे युवा मालिक के साथ हवेली में घूम रही थी। देवराज ने उन दस्तावेजों को लिया और जवाब देते हुए उन्हें फिर से व्यवस्थित किया। आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया और कहा, रोहन से कहो कि वह 15 मिनट के भीतर मेरे अध्ययन कक्ष में आए और ये दस्तावेज उसे दे दो। देवराज को आदेश देने के बाद वह तरोताज़ा होने के लिए अपने कमरे में चला गया। 15 मिनट बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में गया और उसने रोहन सिंघानिया को सोफे पर लेटे हुए और वे दस्तावेज पढ़ते हुए पाया जो वह पढ़ रहा था। आर्यन सिंघानिया ने उसे परेशान नहीं किया और उसे काम पूरा करने दिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, अपना एलसीडी कंप्यूटर शुरू किया और काम करने लगा। 10 मिनट बाद रोहन सिंघानिया उस कुर्सी के सामने बैठ गया जिस पर आर्यन सिंघानिया बैठा था और उसने उसे एक सवालिया नज़र दी। क्या बात है?
उसकी लगातार घूरती नज़रों को महसूस करते हुए आर्यन सिंघानिया पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आप इस बात को लेकर उत्सुक नहीं हैं कि मैंने और बहन काव्या ने आज क्या किया? आर्यन सिंघानिया ने कीबोर्ड पर टाइप करना बंद कर दिया और अपने दूसरे भाई की ओर देखा। वह तुम्हारी बड़ी भाभी है, उसे अनादर से मत बुलाओ। आर्यन सिंघानिया ने काव्या का जिक्र नहीं किया, उसने विशेष रूप से बड़ी का जिक्र किया। उसके अलावा किसी और का उसे इतने प्यार से बुलाना उसे कंपा देता था और उसे एक अनजान सी भावना महसूस होती थी। ओह, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। रोहन सिंघानिया मुस्कुराया। फिर उसने उसे आज की घटना के बारे में बताया कि उसने और काव्या ने क्या बात की और उन्होंने क्या किया। अंत में वह निराश दिखा। मुझे खेद है भाई, मैं आपको निराश कर दिया। आर्यन सिंघानिया ने कुछ और नहीं कहा। अंदर ही अंदर उसने एक बार फिर अपने दूसरे भाई के प्रदर्शन पर गर्व महसूस किया और वह अपने भाई की रणनीति से प्रसन्न था। दरअसल उसने कल्पना की थी कि काव्या सतर्क रहेगी, और वह सही था। न केवल वह उन्हें नहीं जानती थी बल्कि वह ये भी सोचती थी कि उसका कोई अनजान शक्तिशाली दुश्मन है। शायद वह उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। चूंकि वे उसके रक्षक थे इसलिए वह शायद उनकी रक्षा करना चाहती थी। जब उसने इसकी योजना बनाई थी तब उसे परिणाम पहले से ही पता था। उसे पता था कि वह अपनी कब्र खुद खोदेगा। उसने मन ही मन आह भरी, लेकिन जब तक वह उसका दिखावटी पति था तब तक उसके पास मौका था। वह रोहन सिंघानिया के जाल में फंस गई। उसके जैसी सतर्क लड़की के लिए यह अभी भी एक सफलता थी। अब जब उसे उन पर भरोसा हो गया था तो उसे इसका अच्छा उपयोग करना था। उसके दादाजी कहा करते थे, लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारो। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मैं कार्यालय संभाल लूंगा। रोहन सिंघानिया अपनी कड़ी मेहनत के लिए एक उपहार का हकदार था। रोहन सिंघानिया की पहली प्रतिक्रिया थी, वह उसी स्थान पर स्थिर हो गया। फिर चिल्लाया, हुर्रे, और अफ्रीकी नृत्य शुरू कर दिया जो उसने बचपन में सीखा था। फिर वह उत्साह से कमरे से निकल गया। आखिरकार उसे अपना बैग पैक करना था। रात के 8:30 बजे परिचारक देवराज ने अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खटखटाया। पहले युवा मालिक, रात का खाना तैयार है, उसने दरवाजे से कहा। क्या काव्या जाग गई? आर्यन सिंघानिया ने काम करते हुए पूछा। नहीं मालिक, मैं आपसे पूछने के बाद उसे बुलाने जा रहा था, देवराज ने विनम्रता से कहा। उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। तुम इसके बजाय रोहन से जाकर पूछो, और बैकपैक के लिए उसकी मदद करने के लिए एक नौकर भेजो। आर्यन सिंघानिया ने आदेश दिया और कंप्यूटर बंद कर दिया। क्या दूसरे मालिक कहीं जा रहे हैं? अगर वह काम पर जा रहा था तो देवराज को कल के लिए उसका खाना और गाड़ी तैयार करनी थी। हम छुट्टी पर, आर्यन सिंघानिया ने संक्षेप में उत्तर दिया। परिचारक देवराज अवाक रह गया। दूसरी बार मालिक ने आखिरी बार छुट्टी कब ली थी, उसे याद नहीं आ रहा था। 9 महीने पहले उसकी गलती के लिए पहले युवा मालिक ने उसे बहुत परेशान किया था। वह पतला भी हो गया था। शायद मोहतरमा काव्या को हवेली के चारों ओर दिखाते समय उसने आज कुछ अच्छे काम किए। ये पहली बात थी जो मुख्य परिचारक के दिमाग में आई। तो मैं दूसरे मालिक के पास जा रहा हूँ, उसने सिर झुकाया और बिना किसी आवाज़ के चला गया। उद्धरण, दूसरे मालिक अभी खुशी से पागल हो रहे होंगे। परिचारक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसने इन तीनों बच्चों को अपने हाथों से एक साथ पाला था। जल्द ही आर्यन सिंघानिया बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए काव्या के कमरे की ओर गया। उसके कमरे के सामने कुछ देर खड़े रहने के बाद उसने विनम्रता से खटखटाया। जब उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। हालांकि सूरज डूब चुका था लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी थी, और चूंकि खिड़कियां और छज्जे का दरवाज़ा खुला था और हल्की रोशनी से कमरा भर गया था। हल्की हवा पर्दों को उड़ा रही थी और आर्यन सिंघानिया ने उसे बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखा। बिना आवाज़ किए वह उसके पास गया और उस पर एक नज़र डाली। उसने देखा कि उसका नाजुक शरीर आधा ढका हुआ था और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह उसके पास बिस्तर पर बैठ गया और सोते समय उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसकी आंखें उसके गुलाब जैसे होठों पर टिक गईं। वे रसीले होंठ इतने आकर्षक लग रहे थे कि उसका दिल फटने वाला था। उसे अचानक उन्हें अपने होठों से पकड़ने की तीव्र इच्छा हुई। धीरे धीरे वह उसे निहारते हुए अपना चेहरा उसके करीब ले गया। उनके चेहरे लगभग छूने ही वाले थे, शायद यह महसूस करते हुए कि उसके सामने कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। काव्या ने अपनी आंखें घुमाईं। उसकी आंखों को हिलता देखकर आर्यन सिंघानिया पूरी तरह से जम गया। फिर बिजली की गति से वह सीधा बैठ गया। अपने तूफानी दिल को शांत करते हुए उसने उसे पुकारा, काव्या उठो, रात का खाना तैयार है। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और जम्हाई ली। फिर मीठी मुस्कान के साथ कहा, घर में स्वागत है। पहले उसकी मुस्कान, फिर उसकी मीठी आवाज़ में घर में स्वागत है कहना जैसे कोई प्यारी पत्नी अपने पति का अभिवादन कर रही हो। आर्यन सिंघानिया का दिल पिघल गया। उस पल वह उसे कसकर गले लगाना और बेतहाशा चूमना चाहता था।
लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और मुस्कुराया, मैं घर आ गया हूँ। जाओ, तरोताज़ा हो जाओ और नीचे आ जाओ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वह खड़ा हुआ और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया अपनी जगह पर ही जम गया। जहां उसने छुआ था उसका हाथ व्यावहारिक रूप से धड़क रहा था। मोहतरमा, मैं यहाँ खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने दांत पीसे। इससे पहले कि हम नीचे जाएं और रात का खाना खाएं, कुछ बात है जो मैं साफ करना चाहती हूँ, उसने सीधे सीधे कहा। अंडस्को, मैं सूंघ सकती हूँ, कुछ लोगों के मन में शरारती विचार आए होंगे। पी। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। ज़। प्यारे पाठकों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आज मेरी क्या परीक्षा थी? ये रोमांटिक कविता पर थी <3 सच कहूँ तो जब मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी तो अचानक मेरे दिमाग में कहानियों के प्लॉट आने लगे। यह एक प्रताड़ना थी, आपको पता है। इसलिए जैसे ही मैं घर आई, मैंने टाइप करना शुरू कर दिया और प्रूफ रीडिंग के बाद मैं इसे प्रकाशित करने वाली हूँ। आशा है कि यह अध्याय वैसा ही होगा जिसका आप लोग सपना देख रहे हैं। XD_। इससे पहले कि हम नीचे जाएं और रात का खाना खाएं, कुछ बात है जो मैं साफ करना चाहती हूँ, उसने सीधे सीधे कहा। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपने उस हाथ की ओर देखा जिसे काव्या छू रही थी और फिर उसके चेहरे की ओर देखा। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसने देखा कि वे आंखें कितनी साफ थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस प्रतियोगिता में पहली बार देखा था। अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? क्या आप कृपया मेरे बगल में बैठ सकते हैं? ऊपर देखना मुश्किल है, आप 6 फीट के हैं, उसने शिकायत की। आर्यन सिंघानिया थोड़ा मुस्कुराया, फिर बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। जब भाई रोहन ने शादी के बारे में कहा तो क्या वह आपका विचार था? हालांकि रोहन सिंघानिया ने उसे रोहन कहने के लिए कहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। आर्यू बुलाना अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने रोहन बुलाने की कल्पना की तो ये बिल्कुल गलत लगा। इसलिए आर्यन सिंघानिया के सामने उसने भाई रोहन कहा। रोहन नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं उत्सुक हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तेज रिश्ते कम समय तक चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ शाश्वत रिश्ता चाहता हूँ। ये तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है। क्या तुम्हें नहीं लगता? वह उससे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इससे इनकार भी कर देगा, क्योंकि वह भी इसी वक्त उससे शादी करना चाहता था। काव्या ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आपके बारे में क्या? आप मुझे जानते तक नहीं हैं। आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे या मुझसे शादी क्यों करेंगे? मैं आपके पैसों के लिए आपसे शादी कर सकती हूँ। कुछ देर तक आर्यन सिंघानिया ने उसकी आंखों में देखा। मोहतरमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए व्यवहारिक रूप से मर रहा हूँ। तुम्हें मेरा पैसा चाहिए, ठीक है? आर्यन सिंघानिया ने उसके बिस्तर के बगल वाले स्विच को देखा। वह उठा और उसके बिस्तर के पास गया। फिर उसने स्विच अपने हाथ में लिया और बटन दबा दिया। 10 सेकंड के भीतर मुख्य परिचारक आ गया। मालिक, मोहतरमा देवराज, मुख्य परिचारक ने उन दोनों का अभिवादन किया। वह थोड़ा हैरान था। क्या उन्हें रात के खाने के लिए नहीं जाना चाहिए? काव्या भी भ्रमित दिख रही थी। आर्यन सिंघानिया ने परिचारक की ओर देखा। फिर उसने अपना मुंह खोला। चाबियां। जैसे ही उसने चाबियां कहा, देवराज अत्यधिक सदमे में था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और एक एक करके पूरे घर की चाबियां आर्यन सिंघानिया को सौंप दीं। आर्यन सिंघानिया ने वे चाबियां लीं और बिना कुछ बोले काव्या के हाथों में रख दीं। फिर उसने उसकी ओर देखा। अभी से शुरू होकर पूरे घर की देखभाल आपके जिम्मे होगी। काव्या अवाक थी। मुख्य परिचारक देवराज अवाक था। काव्या ने कुछ पल के लिए पलकें झपकाईं, फिर बिस्तर से कूद पड़ी। क्या आप पागल हैं? मेरी याददाश्त अभी अभी गई है और हम दोनों नहीं जानते कि मैं अतीत में कैसी थी। और आप मुझे इस पूरी हवेली की चाबियां दे रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? वह व्यावहारिक रूप से चिल्लाए। आर्यन सिंघानिया मासूम लग रहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और पासवर्ड के साथ कंपनी की चाबियां और बैंक लॉकर की चाबियां भी हैं। काव्या, उसे अचानक अपने हाथ भारी लगने लगे। सच में, बहुत भारी। चूंकि वह उसे पटरी पर नहीं ला सकी, इसलिए उसने परिचारक देवराज की ओर देखा। मुझे चाबियां सौंपे जाने के बाद क्या आप सो भी सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मैं आप सबको लूट लूंगी? उसकी अविश्वास भरी आंखों को देखकर अचानक परिचारक देवराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब तक युवा मालिक आप पर भरोसा करते हैं, मैं इस घर के मुख्य परिचारक के रूप में आपके आदेश पर काम करूंगा, मोहतरमा काव्या। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काव्या को कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिले। ठीक है, वह अपने दिमाग के अंदर चिल्लाई। उसने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा। वह उसे ऐसे देखकर हैरान था जैसे उसने बैटल ऑफ ईस्टर्न राइज में जाने का फैसला कर लिया हो। ठीक है, कल सिंघानिया परिवार में मेरा नाम दर्ज कराए।
मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 6 महीने का समय दीजिए, काव्या ने घोषणा की। आर्यन सिंघानिया जम गया। मुख्य परिचारक देवराज ने पलक झपकाए। वे दोनों हिलना भूल गए। आर्यन सिंघानिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस लड़की ने अभी सुबह ही रोहन को नहीं कहा था। अब किस बात ने उसका फैसला बदल दिया? यह उसका पैसा या उसकी दौलत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह खुद ऐसा कहती तो भी वह उस पर विश्वास नहीं करता। फिर क्या? भूल जाओ, वह उससे शादी करना चाहती थी, यही इस समय मुख्य बात है। हमें उसके लिए शादी की पोशाक तैयार करनी है। ओह, मेहमानों की सूची? खैर, देवराज इसकी देखभाल कर सकता है। जहाँ तक शादी के केक की बात है, ये काव्या का सबसे पसंदीदा जर्मन चॉकलेट केक होना चाहिए। और हमें मेरे दादाजी और माता पिता से मिलने के लिए इटली के पारिवारिक घर जाना होगा। जैसे ही काव्या ने उसके सामने चाबियां हिलाईं और कहा, हेलो, घर पर कोई है, तब आर्यन सिंघानिया अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने उसकी ओर देखा। उसकी अचानक चमकती आंखों ने काव्या को अंधा कर दिया। बहुत ज्यादा चमक। फिर अचानक आर्यन सिंघानिया को कुछ एहसास हुआ और उसने भौहें सिकुड़ीं। 1 मिनट रुको, उसने कहा। 6 महीने बाद। लेखक का नोट, अब तुमने इस पर ध्यान दिया। 6 महीने का क्या मतलब है? उसने असंतुष्ट होकर पूछा। अभी क्यों नहीं? मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, कसरत करना चाहती हूँ, अपने आसपास के लोगों को जानना चाहती हूँ, जिस शहर में हूँ वहाँ घूमना चाहती हूँ, और बेशक मैं खुद को बेहतर जानना चाहती हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी और लड़के से प्यार हो जाता है तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप दबाव डाल सकें। और फिर मैं मुझ पर आपकी दयालुता के लिए जीवन भर आपके लिए काम करूंगी। आर्यन सिंघानिया मन ही मन गुर्राया, जैसे कि ऐसा होगा। उसने मजाक उड़ाया। तुम किसी से भी प्यार कर सकती हो, कोई आपत्ति नहीं है, और तुम्हें इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उसके मुंह ने कुछ और ही कहा। काव्या की आंखें खुशी से चमक उठीं। चलो रात का खाना खाते हैं। खाते समय हम दूसरी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, वह परिचारक देवराज को चाबियां देना नहीं भूली। ओह, आखिरकार, मेरे दिल में शांति। उसने अंततः राहत महसूस की। योजक चिन्ह। बैटल ऑफ ईस्टर्न राइज 252 ईस्वी में 3 राज्यों के काल में हुई थी। इस युद्ध में पूर्वी साम्राज्य ने उत्तरी साम्राज्य को हराया था। आर्यन सिंघानिया और काव्या को भोजन कक्ष में प्रवेश करते देख रोहन सिंघानिया ने शिकायत की, आप दोनों देर से आए हैं। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यह मूल रूप से काव्या की गलती थी, इसलिए उसने जल्दी से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है भाई रोहन। रोहन सिंघानिया ने इस बार उसे यह कहते हुए नहीं सुधारा कि मुझे रोहन बुलाओ। काव्या ने राहत की सांस ली। आर्यन सिंघानिया ने अपनी सामान्य गहरी आवाज़ में कहा, हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया और एक नौकरानी खाना परोसने लगी। जब उसकी पत्नी माफ़ी मांग रही थी तो वह चुप नहीं रह सका। यह उसकी कल्पना से भी बदतर लगा। रोहन सिंघानिया ने आह भरी, सरेआम प्यार जताना बंद करो। मुझे लग रहा है कि मेरा पेट अचानक भर गया है। फिर वह अचानक उत्सुक हो गया और उन दोनों की ओर देखा, क्योंकि उसने अपना पसंदीदा स्प्रिंग रोल खाना शुरू कर दिया था। हमने 6 महीने बाद शादी करने का फैसला किया है। धप। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने राज खोला, रोहन सिंघानिया के मुंह से आधा स्प्रिंग रोल प्लेट पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहन सिंघानिया की आंखें सॉकेट से बाहर आने वाली थीं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सांस लेना भूल गया, अपने मुंह के अंदर का खाना चबाना तो दूर की बात है। फिर उसने दोष देने वाले भाव से काव्या की ओर देखा। अभी सुबह तो तुमने नहीं कहा था, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्या भाई ने उसे हाँ कहने के लिए मजबूर किया? हालांकि वह व्यावहारिक रूप से उसे एक ही बार में निगल जाना चाहता है, क्या वह धीमे रिश्ते में नहीं है? हालांकि जब उसकी बात आती है तो वह अपना सारा धैर्य खो देता है। लेकिन बड़े भाई, आपको सच में इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपके इस आदर्श वाक्य का क्या कि धैर्य एक गुण है, ये तो धोखा है। रोहन सिंघानिया ने काव्या से पूछा, क्या आप पहले परिवार की रजिस्ट्री चाहती हैं या शादी? रजिस्ट्री? मैं जल्द से जल्द कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और खाली नहीं बैठना चाहती। काव्या ने मसालेदार टोफू का स्वाद लेते हुए दृढ़ता से कहा। ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा दाखिला ऐसे कॉलेज में करा दूंगा जहां तुम कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर सको। फिर आर्यन सिंघानिया ने बाईं ओर देखा जहां वह बैठी थी और उसका लगभग खाली चावल का कटोरा देखकर उसने उसे कुछ चावल परोसे। बड़े भाई, मेरा क्या? कृपया सरेआम प्यार जताना बंद करें। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। रोहन सिंघानिया बिना आंसुओं के रोया। कंप्यूटर विज्ञान क्यों? यह उबाऊ है। मुझे यह विषय नहीं चाहिए, काव्या ने शिकायत की। आर्यन सिंघानिया और रोहन सिंघानिया ने अचानक खाना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। रोहन सिंघानिया ने पूछा, आपको कंप्यूटर विज्ञान से नफरत है? उसकी आंखों में अविश्वास लिखा था। हाँ, यह उबाऊ है,
काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप अपनी पसंद को लेकर निश्चित हैं? इस बार आर्यन सिंघानिया ने जो सुना उसकी पुष्टि करने के लिए पूछा। बिल्कुल निश्चित। उसके दृढ़ उत्तर को देखकर आर्यन सिंघानिया और रोहन सिंघानिया ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या मस्तिष्क की क्षति के कारण उसकी पसंद बदल गई? दोनों भाई एक ही बात सोच रहे थे। बहन काव्या, आपका पसंदीदा भोजन क्या है? रोहन सिंघानिया ने यह पुष्टि करने के लिए पूछा कि क्या उसकी पसंद सच में बदल गई है या नहीं। मीठा और खट्टा सुअर का मांस और चिकन रेमन, काव्या ने खुशी से जवाब दिया। पसंदीदा रंग, बेबी पिंक और लवेंडर। पसंदीदा खाली समय की गतिविधियाँ, चित्र बनाना, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। और तीरंदाजी, मुझे बागवानी भी बहुत पसंद है। भाई रोहन, आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कोई कारण नहीं, बस जानना चाहता था कि आपको क्या पसंद है। हम आपको ज़्यादा नहीं जानते ना। कुछ भी नहीं बदला। ये देखकर रोहन सिंघानिया सच में भ्रमित था, और आर्यन सिंघानिया भी। आखिरकार वह अपने विभाग की शीर्ष छात्रा थी। तो तुम क्या पढ़ना चाहती हो? इस बार आर्यन सिंघानिया ने पूछा। दृश्यकला। जब काव्या ने जवाब दिया तो उसकी आंखें चमक उठीं। आर्यन सिंघानिया, रोहन सिंघानिया। एक पल के सन्नाटे के बाद आर्यन सिंघानिया इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसने सही सुना है। तुमने दृश्यकला कहा? हाँ, मुझे यह विषय सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों भाई अपने ख्यालों में खो गए। नमस्ते मेरे प्यारे पाठकों, क्या आप डिज्नी मुलान का पूरा नाम जानते थे? उसका पूरा नाम हुआ मुलान है ना? मैं भी अपनी इस खोज से हैरान थी। मुझे ये बस 2 दिन पहले ही मिला और मैं बहुत उत्साहित थी। मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन आज इसे आपके साथ साझा करने के लिए बिल्कुल सही दिन है क्योंकि आज शुक्रवार है। मज़े करें। सिंघानिया भाइयों ने उस पर और दबाव नहीं डाला और आर्यन सिंघानिया ने उससे वादा किया कि उसका दाखिला यूपीएमसी विश्वविद्यालय में हो जाएगा और वह वहां कला और कला अध्ययन की पढ़ाई कर सकेगी। रात के खाने के बाद आर्यन सिंघानिया ने उसका परिचय घर के सभी नौकरों से कराया। हर किसी का नाम याद रखना आसान नहीं था क्योंकि मुख्य परिचारक देवराज और रसोया ईशा सहित 20 नौकरानियां और परिचारक थे। आर्यन सिंघानिया ने काव्या के लिए 2 नौकरानियों को नियुक्त किया और वे अलका और ममता थीं। वे बहुत मिलनसार और भरोसेमंद थीं और काव्या को वे पहली नज़र में ही पसंद आ गईं। रोहन सिंघानिया के सोने जाने से पहले उसने काव्या को शुभकामनाएं दी और उसने अपने विचार व्यक्त किए कि वह उसे भाभी कहने का बेसब्री से इंतजार करेगा। उसने स्विट्जरलैंड से निशानी लाने का भी वादा किया। हालांकि उसे और भी बात करनी थी, लेकिन वह आगे बात नहीं कर सका क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे कॉलर से पकड़कर खींच लिया था। काव्या मुस्कुराई और उन दोनों को शुभ रात्रि कहा। उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। वह छोटी थी और फूलों के बगीचे में खेल रही थी। वह अपने माता पिता के साथ थी और वे एक साथ हंस रहे थे। सूरज चमक रहा था और उसकी छोटी सी दुनिया परिपूर्ण थी। जब वह सुबह उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। जागने के बाद भी वह रो रही थी और वह स्तब्ध थी। वह उस सपने से जागना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिल संतुष्टि से भरा था। उसे कोमा से जागे 4 दिन हो चुके थे, लेकिन आज पहली बार उसे शांति मिली थी। रोहन सिंघानिया सुबह जल्दी अपने निजी विमान से चला गया। आर्यन सिंघानिया ने अपने सहायक जय को आदेश दिया कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में सिंघानिया परिवार में दर्ज करे। सहायक जय हैरान नहीं दिखा और अंदर ही अंदर उसने अपने मालिक के लिए राहत और खुशी महसूस की, क्योंकि इतने समय से वह आर्यन सिंघानिया के आदेश से काव्या पर नजर रख रहा था। उसने अपने मालिक की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी थी जब भी वह उस लड़के के साथ काव्या का जिक्र करता था जिसे वह पसंद करती थी। लेकिन उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि अगर काव्या को अपना अतीत याद आ गया तो क्या होगा। इसलिए जय ने अपने मालिक से पूछा, मालिक, अगर मोहतरमा काव्या को अपना अतीत याद आ गया? आर्यन सिंघानिया ड्राइंग रूम में कुछ दस्तावेज देख रहा था और काव्या के नीचे आने और एक साथ नाश्ता करने का इंतजार कर रहा था। अपने सहायक की बात सुनकर पहले उसने भौहें सिकुड़नी, फिर जय की ओर देखा और अपनी दाहिनी भौं उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने मालिक की क्षमता पर विश्वास नहीं है? जय, उसके पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। जब काव्या नीचे आई तो वह पहले से ही एक सिंघानिया थी और हर कोई उसके साथ घर की युवा मालकिन के रूप में व्यवहार कर रहा था। मुख्य परिचारक देवराज द्वारा उसे इस तरह संबोधित करने पर वह पहले तो चौंक गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर आर्यन सिंघानिया थोड़ा मुस्कुराया और वे एक साथ भोजन कक्ष में चले गए। आर्यन सिंघानिया ने कार्यालय जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए जय को सब कुछ संभालना पड़ा। समय समय पर उसने काम की प्रगति के लिए अपने मालिक को फ़ोन किया और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हवेली भेजे। दस्तावेजों को देखने से पहले आर्यन सिंघानिया ने यूपीएमसी विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन को फ़ोन किया और उनसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सिंघानिया हवेली आने को कहा। आर्यन सिंघानिया ने परिचारक देवराज को दोपहर के भोजन से पहले काव्या के लिए चित्र और चित्रकारी की किताबें खरीदने का आदेश दिया और फिर सब्जियों के बगीचे में काव्या पर एक नज़र डालने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में चला गया।
1 घंटे के भीतर डीन श्रीमान आनंद शर्मा सिंघानिया हवेली आ गए। सीईओ आर्यन सिंघानिया के साथ दोपहर का भोजन कर पाना बहुत सौभाग्य की बात थी। वह सोच रहे थे कि उनके विश्वविद्यालय में उससे भी अधिक उनके संकाय में किसे प्रवेश दिया जाएगा। आनंद शर्मा आर्यन सिंघानिया से बात कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने दस्तावेज दिखाए, काव्या कमरे में दाखिल हुई। एक खूबसूरत और शानदार महिला को देखकर आनंद शर्मा हैरान रह गए। आर्यन सिंघानिया ने काव्या का परिचय अपनी होने वाली पत्नी के रूप में कराया। काव्या, जिसे अभी तक पत्नी होने की आदत नहीं थी, शर्मा गई और उसने सम्मानपूर्वक आनंद शर्मा से अपना परिचय कराया। ये समझते हुए कि होने वाली मालकिन सिंघानिया उनके विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगी, आनंद शर्मा रोमांचित थे और 30 मिनट के भीतर काव्या यूपीएमसी विश्वविद्यालय की छात्रा बन गई। अरे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुझे इस उपन्यास का कवर बदलकर कोई रंगीन कवर लगाना चाहिए? या आपको लगता है कि यह ठीक है? मेरे प्यारे धैर्यवान पाठकों, आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक कहानी है। आज परीक्षा के बाद मैं अपनी एक दोस्त के साथ घर जा रही थी जो वेब नॉवल भी पढ़ती है। वह 2 नई कहानियों के बारे में बात कर रही थी जिन्हें उसने पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने उससे नाम पूछे तो उसे याद नहीं आया, लेकिन उसे एक उपन्यास के शीर्षक का एक अंश याद था और वह सीईओ प्रकार जैसा कुछ था। उत्सुकतावश मैंने उससे कवर के बारे में पूछा और उसने कहा बैंगनी, और अपना मोबाइल खोलने लगी। लेकिन इसे देखने से पहले ही मुझे जवाब पता था। मुझे कवर दिखाते हुए उसने मुझे कहानी समझाने की कोशिश की। उस समय मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कहा, मैं यह उपन्यास लिख रही हूँ। आहाहाहाहाहाहा, हे भगवान, मैं अभी भी उसकी अनमोल प्रतिक्रिया को नहीं भूल सकती। मैं इसे चल रही परीक्षा के लिए गुप्त रख रही थी, लेकिन अब इसे और नहीं रख सकी। हाँ, क्या दिन था। अध्याय का आनंद ले जबकि मैं सोती हूँ। <3 आनंद शर्मा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, मालकिन सिंघानिया, क्या आप घर पर रहना चाहती हैं या छात्रावास में? यदि आप चाहें तो हम आपके लिए छात्रावास में सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। आर्यन सिंघानिया तुरंत मना करना चाहता था, लेकिन अंतिम क्षण में उसने खुद को नियंत्रित किया। आनंद शर्मा की तरह उसी विनम्र स्वर में काव्या ने कहा, कृपया मुझे मालकिन सिंघानिया न बुलाएं। मैं आपकी छात्रा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो काव्या ठीक है। जी मालकिन सिंघानिया, आनंद शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काव्या अवाक थी। लगता है इसमें कुछ समय लगेगा। आर्यू की शक्ति काफी कुछ है। फिर उसने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। वह उत्साहित लग रही थी जब उसने उससे पूछा, क्या मैं छात्रावास में रह सकती हूँ? क्या मैं रह सकती हूँ? क्या मैं रह सकती हूँ? आर्यन सिंघानिया ने उसकी चमकती आंखों को देखा और तभी उसे पछतावा हुआ। वह उन टिमटिमाती आंखों का विरोध नहीं कर सका। वे इतनी पारदर्शी और इतनी शुद्ध थीं कि वह उसकी आंखों में खुद को ऐसे देख सकता था जैसे उसकी आंखें जुड़वां दर्पण हों। उसने उसके गुलाबी होठों को देखा। वह कुछ देर तक उसके होठों को घूरता रहा। उस पल वह उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। उसने उसकी खातिर सब कुछ किया। उसके अस्तित्व को नष्ट करना, उसे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाना, उसे अपना पसंदीदा विषय चुनने का विकल्प देना। और वह बस उससे दूर जाना चाहती है। वह उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे बांधने के लिए उसने चाहे जो भी किया। अंत में मासूमियत से भरी उसकी स्पष्ट आंखों को देखते हुए उसे हार माननी पड़ी। उसने उसके भूरे रंग के बालों को प्यार से सहलाया और गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। 3 शब्दों के साथ उसने बस वही कहा जो वह नहीं कहना चाहता था, और इससे काव्या का दिल खुशी से आसमान पर पहुंच गया। उसे सूरज की रोशनी की तरह उज्ज्वल मुस्कुराते हुए देखकर उसके सारे पछतावे खिड़की से बाहर उड़ गए और हवा में गायब हो गए। अपने सामने के दृश्य को देखकर आनंद शर्मा सिंघानिया हवेली की एक मूर्ति बन गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें यहाँ मनोवैज्ञानिक यातना देने के लिए खींचा गया है। उनके जैसे 40 साल के अकेले आदमी के लिए यह बहुत ज्यादा था। ओह धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वह सच में उसे वहां गले लगाना चाहती थी। फिर काव्या ने आनंद शर्मा की ओर देखा और कहा, महोदय, यदि संभव हो तो मैं छात्रावास में रहना चाहूंगी और किसी विशेष व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अन्य लड़कियों के साथ रहना चाहूंगी। आनंद शर्मा ने डरते हुए अपने सामने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़े मालिक की अनुमति मांग रहे हों। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने हल्के से सिर हिलाया, आनंद शर्मा उसे देखकर शानदार ढंग से मुस्कुराए। बिल्कुल मालकिन सिंघानिया, मैं कल के भीतर सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। फिर से मालकिन सिंघानिया। काव्या ने अंदर ही अंदर आह भरी। ये ठीक है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं अगले सप्ताह वहां जाना चाहूंगी। और यह भी बेहतर होगा यदि किसी को सिंघानिया परिवार के साथ मेरे संबंध के बारे में पता न चले। वैसे भी वह सुर्खियों में नहीं आना चाहती थी। उसके अनुरोध को सुनकर आर्यन सिंघानिया ने भौहें सिकुड़ी।
ऐसा नहीं था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसे लगा कि वह उसके साथ एक कीड़े जैसा व्यवहार कर रही है और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि आर्यन सिंघानिया नहीं चाहता था, लेकिन वह परेशान हो गया और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। अपने सामने खुल रही तस्वीर को देखकर आनंद शर्मा को शक्तिशाली राजा आर्यन सिंघानिया के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। तो आर्यन सिंघानिया जैसा राजा भी अपने प्रिय के सामने कमजोर पड़ जाता है, उसने आश्चर्य से सोचा। लेकिन लंबा जीवन जीने के लिए उसे इस रहस्य को अपने साथ कब तक ले जाना था। जब आनंद शर्मा को मालिक आर्यन और मालकिन सिंघानिया द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, तब उन्हें परिचारक देवराज ने बचाया, जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में प्रवेश करके गहराई से सिर झुकाया। पहली युवा मालकिन श्रीमान आनंद शर्मा, दोपहर का भोजन परोसा जा चुका है। देवराज, श्रीमान शर्मा को रास्ता दिखाओ, हम शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे, आर्यन सिंघानिया ने धीरे से कहा। जैसे ही आनंद शर्मा उठने वाले थे, काव्या ने उन्हें रोक लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था श्रीमान शर्मा, बेहतर होगा यदि आप मुझे मालकिन सिंघानिया न बुलाएं। आखिर यह उपाधि आर्यन सिंघानिया की मां की है। आप मुझे मोहतरमा काव्या कह सकते हैं। यदि यह आपकी पसंद के लिए बहुत ज्यादा है तो आप मुझे मोहतरमा सिंघानिया कह सकते हैं। उसने थोड़ी श्रेष्ठता वाले स्वर का इस्तेमाल किया। उम्मीद है इस तरह ये काम करेगा, उसने प्रार्थना करते हुए सोचा। जब वह और रोहन सिंघानिया पूरी हवेली में घूम रहे थे, रोहन सिंघानिया ने उसे उनके परिवार की तस्वीरें दिखाईं जो दीवारों पर लटकी हुई थीं। तस्वीरों में पूरे परिवार के साथ उनके बचपन की तस्वीरें थीं और वे सभी बहुत खुश लग रहे थे। हालांकि तस्वीरों में वे सभी साधारण कपड़ों में थे और उनके चेहरे खुश थे, उनमें से हर एक गरिमापूर्ण लग रहा था। उनमें शाही परिवार की एक आभा थी। मैं समझ गया मोहतरमा सिंघानिया, आनंद शर्मा हकलाए और फिर मुख्य परिचारक के पीछे चल दिए। जल्द ही वे दोनों चले गए और आर्यन सिंघानिया और काव्या अध्ययन कक्ष में अकेले थे। क्या तुम सच में छात्रावास में जाकर रहना चाहती हो? आर्यन सिंघानिया ने परेशान स्वर में पूछा। लेकिन उसके सामने वाली क्रूर महिला यह नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, मैं विश्वविद्यालय के जीवन का अनुभव करना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ। क्या ये क्रूर महिला कोई दया नहीं दिखा सकती? आर्यन सिंघानिया का दिल इस समय खून के आंसू रो रहा था। क्या मस्तिष्क की क्षति के कारण उसकी भावनात्मक समझ कम हो गई है? आर्यन सिंघानिया ने धीरे से लड़की के भूरे रंग के बालों को छुआ और अपनी उंगलियों को उसके बालों में फेरा। उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। तब दया की देवी ने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा और काव्या ने उसके असामान्य व्यवहार को पकड़ लिया। उसने अपना एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा अपने माथे पर रखा। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको बुखार या कुछ और है? वह चिंतित लग रही थी। क्या आप बीमार हैं? वह सिर्फ मेरा तापमान जांच रही थी। पहले उसके इस काम ने आर्यन सिंघानिया को जमा दिया। उसके उद्देश्य को समझने के बाद उसने गहरी आह भरी और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। वह निश्चित रूप से जानती है कि मुझे कैसे पाना है। उसके मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर रही थी। अगर उसके भाई रोहन सिंघानिया और देव सिंघानिया उसे ऐसा करते देखते तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। जहां आर्यन सिंघानिया उसके मुलायम शरीर को गले लगाकर वसंत का अनुभव कर रहा था, वहीं दूसरी ओर काव्या कठोर हो गई थी। उसके चारों ओर समय रुक गया। उसे गले लगाए जाने पर समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सबसे पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह आर्यन सिंघानिया की मर्दाना महक थी। पहली बार सूंघने के बाद वह और सूंघने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। जब उसने खुद को शांत करने की कोशिश की तो उसने एक और बात खोजी। हालांकि उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जब आर्यन सिंघानिया ने उसे कसकर गले लगाया था, काव्या उसके बहुत ही गठीले शरीर, उसकी मांसपेशियों को महसूस कर सकती थी। कामदेव, कृपया कुछ दया करो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या को यह भी नहीं पता चला कि वह आर्यन सिंघानिया की शर्त से कब लिपट गई और अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। सौभाग्य से मुझे एक रूपवान मंगेतर मिल गया है जिसके पास एक शाही हवेली और बहुत सारा पैसा है। मुझे उसे 6 महीने इंतजार करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्या होगा अगर समय आने पर वह किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ जाए? मुझे जल्दी काम करना चाहिए था। प्यारे पाठकों, इतनी देर से अपडेट करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मेरे पास 3 घंटे तक वाईफाई कनेक्शन नहीं था। आनंद लें _ सौभाग्य से मुझे एक रूपवान मंगेतर मिल गया है जिसके पास एक शाही हवेली और बहुत सारा पैसा है। मुझे उसे 6 महीने इंतजार करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्या होगा अगर समय आने पर वह किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ जाए? मुझे जल्दी काम करना चाहिए था। तो क्या उसे अपना विचार बदल देना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में ठीक से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं। तब उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ। अगर मेरे दस्तावेज सच में नष्ट हो गए थे,
तो उन्हें मेरे माता पिता के बारे में नहीं पता होगा, या शायद वे ही हैं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। रोहन सिंघानिया द्वारा दिखाई गई तस्वीरों को याद करके वह थोड़ा कांप उठी। तस्वीरों में ऐसा लग रहा था कि गुंडे सच में उसे मारना चाहते थे। लेकिन अगर मैं सच में किसी माफिया को नाराज करती हूं और वे मुझे मारने के लिए लोगों को काम पर रखते हैं, और यह भी कि अगर आर्यन सिंघानिया ही वह है जो माफिया है, तो उन्हें मेरी जान बचाने के बजाय मुझे मारना चाहिए था। साथ ही मेरी याददाश्त चली गई है, उसने जो किया उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन उनके कुछ छिपे हुए मकसद ज़रूर होंगे। मेरा मतलब है, वे एक अजनबी की मदद क्यों करेंगे? इसके अलावा उसे घर और कार्यालय की चाबियों के साथ सौंपेंगे, उसे अपनी हवेली में रहने देंगे, और उसे जो मन करे वह करने देंगे। इतना ही नहीं, वह सबसे बढ़कर उससे शादी करना चाहता है। क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन सिंघानिया उसके दुश्मन का प्रतिद्वंद्वी हो? वे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद यही उसे बचाने का कारण है। उससे सारी जानकारी निकालने के लिए वे उसे रखना चाहते हैं और उस समय के लिए यहाँ रहना चाहते हैं जब उसकी याददाश्त वापस आ जाए। शायद वे उसे सुरक्षित रखने के लिए उसकी सारी जानकारी नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे शायद और अगर हैं। फिर उसने मन ही मन सिर हिलाया। उन पर इतना शक करना सही नहीं लगता। आखिरकार उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं उनकी कर्जदार हूँ। इतना ही नहीं, वे मेरी बहुत परवाह करते दिखते हैं, खासकर यह आर्यन। बस जिस तरह से वह मुझे गले लगा रहा है। अचानक उसकी पुतलियां फुटबॉल से भी बड़ी हो गईं। उन्हें एक दूसरे को गले लगाए हुए कितना समय हो गया था। नहीं, ये गलत है, काव्या अंदर ही अंदर चिल्लाई। मैंने गले नहीं लगाया, मुझे गले लगाया गया था। मुझे गले लगाया गया था। उसे लगा कि उसका चेहरा एक सेकंड में ही और गर्म हो रहा है। जहां वह प्रताड़ित हो रही थी, वहीं आर्यन सिंघानिया स्वर्ग में था। जैसे ही उसने उसे कसकर गले लगाया, उसका बायां हाथ उसके कंधे पर था और दायां उसकी पतली कमर पर था। वह उसकी पतली लेकिन आकर्षक कमर को नाप सकता था, और इसके अलावा उसकी सांसें आर्यन के चौड़े सीने से टकरा रही थीं। जब वह सांस ले रही थी तो वह उसे महसूस कर सकता था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके शरीर पर एक सुंदर महक थी। उसके करीब से वैनिला की महक आ रही थी, लेकिन उसके साबुन से बैले की महक आती है। उसने खुद उसके लिए हर ज़रूरी सामान खरीदा था। उसकी महक ने उसे दीवाना बना दिया। किसने सोचा होगा कि वैनिला इतनी मादक महकती है? वह उसे अनंत काल तक गले लगाना चाहता था। वह उसे एक सेकंड के लिए भी जाने नहीं देना चाहता था। वह क्यों जाना चाहती है? वह यहाँ रहकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? क्या उसे लगता है कि मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं हूँ? मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बन सकता हूँ। क्या उसे यह समझ में नहीं आता? जब वह नाराज़ हो रहा था तो उसने उसे थोड़ा कांपते हुए महसूस किया। उसने भौहें सिकुड़ी। क्या उसे ठंड लग रही है? जब वह खुद से पूछ रहा था, अचानक उसने एक खोज की। काव्या का दिल उसके अपने दिल की धड़कन से मेल खाते हुए तेजी से धड़क रहा था। प्यारे पाठकों, आप में से कुछ मेरी उत्पत्ति में रुचि रखते हैं, है ना? मैं आपको थोड़ा ज्ञान देती हूँ। दिशा ये शब्द न केवल हिंदी है बल्कि बांग्ला और नेपाली भी है। तीनों भाषाओं में इसका अर्थ एक ही है, जो दिशा है। फ्लोरेंस ये शब्द लैटिन फ्लोरेंस से आया है, जिसका अर्थ है फूल खिलना, फूल के अर्थ में। शायद इसलिए मुझे फूलों के प्रति आकर्षण है। क्या अब आप सभी मेरी उत्पत्ति को लेकर भ्रमित हैं? पी हो, यहाँ जवाब है इक्वल्स ग्रेटर दैन। मैं बांग्लादेश से हूँ। आर्यन सिंघानिया अपनी ही खोज से चकित था। क्या वह वही महसूस कर रही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ? उसे लगा कि उसके कान गर्म हो रहे हैं और उसका दिल फटने वाला है। हालांकि उसे काव्या को अपनी आगोश से बाहर जाने देना पड़ा जब उसने महसूस किया कि उसकी उत्तेजना बढ़ रही है। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, फिर पूरे स्नेह के साथ मुस्कुराया। उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया और वह चुपचाप उसकी बाहों में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकायतें भरी थीं। उसे जाने देने से पहले आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा नीचे किया और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को हल्के से चूमा। यह इतना हल्का था कि वह समझ ही नहीं पाई कि उसने अभी क्या किया। फिर उसने आखिरी बार उसकी महक ली और उसे जाने दिया। कुछ पल पहले जो पूरी बातचीत हो रही थी, उसे बहुत पहले ही भुला दिया गया था। हमें दोपहर के भोजन के लिए वापस चलना चाहिए। अपनी लाइन कहने के बाद वह खड़ा हो गया और जैसे ही वह जाने वाला था वह रुक गया और बिना हिले काव्या की ओर देखा। अपनी आंखों में सवाल लिए उसने उसकी ओर देखा और उसने धीमी आवाज में शिकायत की, मैं अपने पैर नहीं हिला सकती। आर्यन सिंघानिया जल्दी से उसके करीब गया और उसके पैरों की जांच करने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने उसके पैरों को छुआ, उसके पैर थोड़े कांप उठे। मेरे पैरों को मत छुओ। काव्या ने अपनी आवाज़ तेज करने के लिए खुद को मजबूर किया, लेकिन यह बेकार था। आर्यन सिंघानिया और अधिक हैरान दिखा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तुम्हारे पैरों में क्या खराबी है? उसने बेबसी से पूछा।
काव्या ने उसे हल्की सी घूरती नज़र से देखा। ये पूरी तरह से आपकी गलती है। उसने दांत पीसे और अंदर ही अंदर चिल्लाई, अगर आपने मुझे इतनी कसकर गले न लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। किसने कहा कि आप इतने रूपवान बनो? क्या आप कम नहीं खा सकते? और मेरे साथ एक किशोर की तरह उत्साहित होने का क्या मतलब है? क्या मेरा दिल थोड़ा नियंत्रण नहीं कर सकता? अतीत में निश्चित रूप से मेरा कोई प्रेमी नहीं था। अगर होता तो जब वह मुझे सिर्फ गले लगा रहा था तो मैं कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती। हाँ, ये सच है। ये बस एक आलिंगन है और मुझे हर जगह गर्मी महसूस हो रही है। वह बस अंदर ही अंदर चिल्ला सकती थी लेकिन एक भी आवाज़ नहीं निकाल सकी क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसे उसके स्पर्श से नफरत थी या वह इससे दुखी थी। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने को लेकर क्रोधित थी। आर्यन सिंघानिया को अंततः ये भी समझ में आ गया और उसने उसके बारे में एक नई बात भी सीखी। हालांकि उसका बुद्धिमत्ता स्तर अच्छा था, दूसरी ओर उसकी भावनात्मक समझ कम थी। क्या मैं इतना चरम पर था? उसने अपनी आंखों में मनोरंजन के साथ उसके प्यारे चेहरे को देखा। वह काफी खुश महसूस कर रहा था, उसकी प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत। तुम्हारा चेहरा गहरा लाल है, उसने चिढ़ाते हुए टिप्पणी की। शर्मिंदा काव्या की आंखें आंसुओं से भीगने लगीं। उसकी आंखों में आंसू आते देख आर्यन सिंघानिया ने और कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में लिया, उसे करीब रखा और दरवाजे की ओर चलने लगा। लेकिन काव्या उसकी बाहों में छटपटाने लगी। मैं चल सकती हूँ, कृपया मुझे जाने दें। काव्या हकलाने लगी। वह अपना सिर जमीन में गाड़ना चाहती थी। सच में, यह मेरी आत्मा के लिए एक प्रताड़ना है। वह नौकरों और विश्वविद्यालय के डीन के सामने उसे ऐसे ही कैसे ले जाने दे सकती थी? आर्यन सिंघानिया उसे जाने नहीं देना चाहता था लेकिन उसके परेशान चेहरे को देखकर उसने अनिच्छा से उसे नीचे उतार दिया, लेकिन फिर भी सावधानी से छूते हुए उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ उसने अपना संतुलन खो दिया। उसके इतने करीब होने के कारण इससे उसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसके पैर अभी भी सुन्न थे। वह आर्यन सिंघानिया से टकरा गई। अंडस्को। प्यारे पाठकों, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आपको पता है, जब पाठक और अध्यायों की मांग करते हैं तो ये लेखकों के कानों के लिए संगीत जैसा होता है। बस मेरी आखिरी परीक्षा कल खत्म होने दीजिए, आपको हर दिन 2 अध्याय मिलेंगे। और परसों, जो कि 27 जुलाई है, आपको 5 अध्याय मिलेंगे। कुछ समय के लिए कोई परीक्षा नहीं। जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ समय चाहिए। कभी कभी यह हमेशा खुश रहने वाली लेखिका प्रूफ रीड करना भूल सकती है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे उदार पाठक गलतियों की ओर इशारा करेंगे ताकि मैं इसे सही कर सकूं और इसे फिर से अपडेट कर सकूं, है ना? XD। कल से हर दिन 2 अध्याय और कल मैं अपने उन प्यारे पाठकों के लिए बोनस 3 अध्याय अपडेट करूंगी जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस हमेशा खुश रहने वाली लेखिका की परीक्षाओं के समाप्त होने की प्रतीक्षा की। आप सभी से प्यार है। <3 <3 <3 आज के अध्याय का आनंद लें। अंडस्को। जैसे ही उसने जमीन को छुआ उसने अपना संतुलन खो दिया। उसके इतने करीब होने के कारण इससे उसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उसके पैर अभी भी सुन्न थे। वह आर्यन सिंघानिया से टकरा गई। काव्या लगभग जमीन पर गिर ही गई थी लेकिन आर्यन सिंघानिया उसे कसकर पकड़ नहीं सका क्योंकि उसे डर था कि उसे चोट लग जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाईं भुजा का उपयोग उसकी कमर को पकड़ने के लिए किया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और हालांकि आर्यन सिंघानिया तैयार था, वह अच्छी तरह से तैयार नहीं था। जब काव्या का चक्कर दूर हुआ तो उसे लगा कि उसकी त्वचा पर कुछ रेंग रहा है। वह उछलना चाहती थी लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, उसने अपनी कमर के दाहिनी ओर देखा और देखा कि आर्यन का गर्म बायां हाथ गलती से उसके कपड़ों के भीतर फिसल गया था। अब उसका बायां हाथ उसकी मखमली त्वचा को छू रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक निकटता से काव्या का दिल उछल पड़ा। कुछ पल पहले का आलिंगन उसके लिए एक स्पष्ट झटका था लेकिन अब वह जो अनुभव कर रही थी वह केवल एक छोटा झटका नहीं था, यह एक झटके की लहर थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है। ये कितना शर्मनाक पल था। और इसके अलावा समय भी धोखा दे रहा था। हर मिलीसेकंड अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था। इसके विपरीत आर्यन सिंघानिया ने जो महसूस किया वह एक अवर्णनीय भावना थी। जिस आदमी को 2 साल से अधिक समय से इस तरह के सुंदर स्पर्श की लालसा थी और अचानक उसे उसकी त्वचा को गलती से छूने का मौका मिल गया, यह उसके लिए एक शुद्ध रोमांच था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर के अंदर कुछ उबल रहा है। उसका रक्त संचार विपरीत दिशा में बह रहा था। उसका बायां हाथ जलने लगा और उसके दिल के अंदर आग जल उठी। उसकी लालसा इतनी तीव्र थी जो इन सभी महीनों में एक भिक्षु की तरह उसका इंतजार कर रहा था। उसके भीतर की उत्तेजना अब बेकाबू हो रही थी जिसे वह और अधिक सहन नहीं कर सका। दूसरी ओर काव्या को अपने बहुत करीब एक सख्त गर्माहट का एहसास हुआ। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था जब तक कि उसने नीचे नहीं देखा। अचानक की यह तीव्रता सहन करने के लिए बहुत ज्यादा थी।
वह जोर से कांप उठी और उसने आर्यन सिंघानिया को दूर धकेलने की कोशिश की। आर्यन सिंघानिया लगभग अपनी तार्किकता खो चुका था और उस क्षण काव्या ने उसे धक्का दे दिया। इससे पहले कि वह अपने दिमाग में स्थिति को समझ पाता, उसके दोनों हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने शरीर से टकरा दिया। उसका बायां हाथ धीरे से उसके पेट की ओर खिसका। गर्म स्पर्श से काव्या लगभग उछल पड़ी और कांप उठी। वह दूर जाना चाहती थी लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। वे दोनों भारी सांस ले रहे थे। काव्या का चेहरा लाल रंग के कई रंगों में बदल गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसका दिमाग पहले ही खाली हो चुका था। धुंधली आंखों से उसने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा जिसका चेहरा लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। वे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरों पर महसूस कर सकते थे। धुंधले दृश्य के साथ वह उसकी आंखों में आग देख सकती थी। ये जुनून की आग थी जो उसे पूरी तरह से निगल सकती थी। जैसे ही आर्यन सिंघानिया उसे अपनी भावुक आंखों से निगल रहा था, उन्होंने दरवाजे पर एक विनम्र खटखटाने की आवाज़ सुनी। खटखटाने की आवाज़ धीमी थी लेकिन इसने अध्ययन कक्ष के अंदर मौजूद उन दोनों के बीच भारी प्रभाव डाला। युवा मालिक, युवा मालकिन, खाना ठंडा हो रहा। देवराज अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। जीवन में पहली बार वह अपने ही थूक से चौंक हो गया। अंदर आने से पहले खटखटाना उसकी लंबे समय की आदत थी। अपने जीवन में कभी भी आर्यन सिंघानिया या किसी और ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आखिरकार आज अपने जीवन में पहली बार उसे पछतावा हुआ। उसने देखा कि उसका युवा मालिक युवा मालकिन को पकड़े हुए था और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। इसके अलावा युवा मालिक का बायां हाथ, मुख्य परिचारक, लाल हो गया। बस 2 सेकंड की नज़र में ही उसकी अनुभवी आंखों ने सब कुछ पकड़ लिया। छोटी मालकिन की गोरी सुडौल कमर का तो जिक्र ही क्या। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मालिक, युवा मालकिन, कृपया जारी रखें। घबराए हुए परिचारक ने 1 सेकंड में 3 बार सिर झुकाया, फिर जल्दी से वहां से चला गया। जारी रखें? तुम हमें जारी रखने के लिए कैसे कह सकते हो जब हमारा मूड ही खराब हो गया है? आर्यन सिंघानिया ने दांत पीसे। आर्यन सिंघानिया ने नीचे उस लड़की की ओर देखा जो अभी भी उसकी आगोश में थी। उसकी आंखों से लालसा चली गई और फिर उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया। अगर मैं इतनी जल्दी उसे अपनी लालसा से डरा दूंगा तो वह मुझसे हमेशा के लिए दूर भाग सकती है। उसने अभी अभी 6 महीने बाद मुझसे शादी करने के लिए सहमति दी है और मैंने उससे ये भी वादा किया है कि अगर उसे कोई लड़का पसंद आता है तो वह हमारी शादी रद्द कर सकती है। मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। उसके अलावा किसी और लड़के के उसकी पत्नी के साथ रोमांस करने के विचार से उसने खुद को नियंत्रित किया। फिर उसने उसे राजकुमारी की तरह उठा लिया। इस बार काव्या ने न तो कोई बहस की और न ही विरोध किया। उसका चेहरा अभी भी लाल था और वह स्तब्ध थी। उसकी आंखों से धुंधलापन नहीं गया। आर्यन सिंघानिया असहाय लग रहा था। कृपया मुझे उस नज़र से मत देखो। मेरे लिए खुद पर नियंत्रण रखना पहले ही मुश्किल हो रहा है। उसे इतने आकर्षक चेहरे के साथ देखकर आर्यन सिंघानिया उसे कभी भी भोजन कक्ष में नहीं ले जा सकता था। इसलिए वह काव्या को उसके कमरे में ले गया। उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसे लेटने में मदद की। फिर उसने उसके शरीर को ढकने के लिए चादर का इस्तेमाल किया। आर्यन सिंघानिया ने कुछ देर तक उसके बालों में कंघी की और जाने से पहले उसने उसके माथे को हल्के से चूमा और कहा, मैं तुम्हारी किसी नौकरानी से तुम्हारा दोपहर का खाना यहाँ लाने के लिए कहूँगा ताकि तुम आराम कर सको। अपनी लाइनें कहने के बाद वह चला गया। जैसे ही आर्यन सिंघानिया उसके कमरे से निकला, काव्या घबराने लगी। उसने अपना चेहरा चादर से छिपा लिया और कवर के नीचे छटपटाने लगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं आर्यू के सामने फिर से अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। वह उनके आलिंगन के पल के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह सच में चिल्लाई थी। उसकी एक नौकरानी काव्या के कमरे की ओर दौड़ी। यह हल्का थी। उसके पूरे चेहरे पर चिंता के भाव थे। मोहतरमा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? काव्या ने अपना चेहरा खोला और अपनी चिंतित नौकरानी की ओर देखा। उसके चुकंदर जैसे लाल चेहरे को देखकर अलका और भी घबरा गई और जल्दी से काव्या के करीब आ गई। मोहतरमा, आपका चेहरा लाल है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मुझे युवा मालिक को बुलाना चाहिए? अलका को युवा मालिक कहते सुनकर काव्या का चेहरा लाल रंग के एक और शेड में बदल गया। उसने जल्दी से अलका को रोका, नहीं, उसे मत बुलाओ। मैम, मैं ठीक हूँ, सच में। जब उसने देखा कि वह अलका को मना नहीं सकती तो काव्या ने विषय बदल दिया। अलका, 1:30 बज चुका है। मुझे बहुत भूख लगी है। काव्या को थोड़ी भूख लगी थी लेकिन उसने अलका का ध्यान भटकाने के लिए बहुत शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे बहुत खेद है मोहतरमा, मैं आपका दोपहर का खाना ला रही हूँ। अलका ने सिर झुकाया और तेजी से चली गई। जैसे ही अलका गई, काव्या शांत हो गई। वह बिस्तर से उठी और कुर्सी पर बैठ गई। उसने विश्वविद्यालय में ज़रूरी कुछ चीज़ों को लिखने के लिए पेन और एक नोटपैड लिया।
आर्यन सिंघानिया ने डीन आनंद शर्मा के साथ अपना दोपहर का खाना खत्म किया और फिर काव्या के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए अध्ययन कक्ष में गया। आर्यन सिंघानिया सीधे मुद्दे पर आया। उसे लड़कियों के छात्रावास में अपना खुद का कमरा मिलेगा और साथ ही उसके कमरे से जुड़ा हुआ एक और कमरा होना चाहिए जहां वह चित्रकारी कर सके। उसे आवश्यक फर्नीचर की ज़रूरत है। सब कुछ मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। आनंद शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है श्रीमान सिंघानिया, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। उसके मन में कोई असंतुष्ट विचार नहीं आना चाहिए। उसके कमरे की सजावट सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। आज कमरे की देखभाल करें। मैं आंतरिक सजावट की देखभाल करने के लिए ललिता खन्ना को अपने साथ लाऊंगा। आनंद शर्मा अवाक रह गए। ललिता खन्ना सबसे मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और अभी वह अपने काम की वजह से न्यूयॉर्क में हैं। आर्यन सिंघानिया सच में बहुत ताकतवर हैं जो उन्हें यहाँ ले आए जब वह इतनी व्यस्त हैं, जैसा कि सिंघानिया की शक्ति से अपेक्षित है। आनंद शर्मा को यह नहीं पता था कि ललिता खन्ना स्कूल के समय से ही रोहन सिंघानिया की करीबी दोस्त थी। वे काफ़ी करीब थे। रोहन सिंघानिया ने अपने जीवन में चाहे जो भी अनुरोध किया हो, ललिता ने बिना किसी झिझक के हमेशा उसे पूरा किया था। आनंद शर्मा के जाने के बाद आर्यन सिंघानिया ने उसे फ़ोन पर कुछ आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया था। उसने अनावश्यक बातें पूछे बिना आसानी से सहमति दे दी थी। जब बैठक समाप्त हुई, आनंद शर्मा चले गए। वह जल्द ही विश्वविद्यालय गए और प्रधानाचार्य को फ़ोन किया। उन्हें बहुत काम करने थे। आर्यन सिंघानिया ने मुख्य परिचारक देवराज को बुलाया। क्या उसने दोपहर का खाना खा लिया? उसने पूछा। देवराज ने युवा मालिक और मालकिन की अपनी छवि को भूलने की कोशिश की। उसने सामान्य रूप से जवाब देने की कोशिश की, हाँ युवा मालिक। युवा मालकिन अभी आराम कर रही हैं। भले ही उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वाक्य के अंत में उसकी आवाज़ टेढ़ी हो गई। 66 वर्षीय परिचारक को देखकर आर्यन सिंघानिया ने अपनी दाहिनी भौं उठाई। पहले आर्यन सिंघानिया को समझ नहीं आया कि देवराज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे जवाब मिल गया। आपको उस तरह की चीज़ से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। ये पति पत्नी के लिए सामान्य बात है। इसकी आदत डाल लो। आर्यन सिंघानिया वापस अपने कमरे में चला गया जबकि मुख्य परिचारक देवराज अवाक रह गया। आदत डाल लूँ। युवा मालिक, जब मुझे हर दिन इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो मैं लंबा जीवन कैसे जी सकता हूँ? वह केवल अपने दिल में शिकायत कर सकता था, लेकिन इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सका। शाम को आर्यन सिंघानिया बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और परिचारक देवराज से काव्या को सूचित करने के लिए कहा कि वह उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। लिविंग रूम में घबराई हुई और परेशान काव्या को देखकर आर्यन सिंघानिया को बिल्कुल भी अपराधबोध नहीं हुआ। इसके अलावा वह उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया और वह जैसी दिख रही थी उसकी तारीफ की। काव्या ने एक फूलों वाली कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस उसके घुटनों तक थी। ये हल्के सफ़ेद रंग की थी और नीचे लाल गुलाब छपे हुए थे। इसमें वी आकार का कट था और आधी कटी हुई आस्तीन थी। उसने हल्के सफ़ेद रंग की हील पहनी हुई थी और बहुत कम आभूषण पहने थे। उसने बीच में एक सफ़ेद मोती वाले टॉप इयरिंग्स और एक सफ़ेद मोती का ब्रेसलेट पहना हुआ था। लेकिन काव्या ने चाहे कितनी भी साधारण रहने की कोशिश की हो, वह बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आर्यन सिंघानिया उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा सका। आर्यन सिंघानिया की तीखी नज़र से काव्या का चेहरा जल उठा। वह अभी भी दोपहर की घटना को भूल नहीं पाई थी। उसकी दयनीय स्थिति देखकर मुख्य परिचारक को युवा मालकिन के लिए खेद हुआ। युवा मालिक, अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो युवा मालकिन आपको हमेशा के लिए छोड़ देगी। देवराज ने मन ही मन आह भरी और फिर आर्यन सिंघानिया की ओर देखा और कहा, युवा मालिक, कार तैयार है। काव्या ने मन ही मन परिचारक देवराज को धन्यवाद दिया जब उसने उसकी ओर देखा। मुख्य परिचारक उसे घूरते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराया। आपकी सेवा में, युवा मालकिन। उसने उसे मन ही मन आश्वस्त किया। इस प्रकार मुख्य परिचारक ने जीवन में पहली बार अपने युवा मालिक को धोखा दिया। तब आर्यन सिंघानिया को होश आया और अपने हल्के लाल चेहरे को छिपाने के लिए थोड़ा खांसा। अपने लंबे कदमों के साथ वह काव्या के करीब गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। चलो चलते हैं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। काव्या दूसरी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। उसके लाल कानों को देखकर आर्यन सिंघानिया फिर से मुस्कुराया और उसे बाहर ले गया। आर्यन सिंघानिया ने महसूस किया कि उसके स्पर्श ने उसे कठोर बना दिया था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उनके पीछे काव्या की 2 नौकरानियां थीं। उन्होंने अपनी मालकिन की स्थिति पर दया महसूस की और सोचा, शैतान आ गया है। वह अपनी पत्नी को जाने भी नहीं देगा। शैतान एक शैतान होने का हकदार है। फ्लोरेंस, इटली। सिंघानिया परिवार का निवास स्थान। अतीत में ये घर सिंघानिया परिवार का मुख्य घर हुआ करता था, लेकिन आर्यन सिंघानिया के कार्यभार संभालने के बाद वह अपना मुख्य घर फ्रांस ले जाना चाहता था। उसने अपने बड़ों को कुछ शांति देने के लिए ऐसा करने की योजना बनाई।
आर्यन सिंघानिया के सबसे बड़े होने के नाते अपने परिवार के प्रति कर्तव्य था। लेकिन सिर्फ कर्तव्य के नाते ही नहीं, वह सच में अपने परिवार की परवाह करता था। उसके परिवार ने हमेशा उसकी देखभाल की और उसे और उसके भाइयों को काम से पहले रखा। इसलिए जब वह सिंघानिया कॉर्पोरेशन का प्रमुख था तो वह बस यही चाहता था कि वे आराम करें। 10 साल पहले जब आर्यन सिंघानिया सिर्फ 18 साल का था, कार दुर्घटना के बाद उसके पिता वीरेंद्र सिंघानिया बीमार पड़ गए। पूरा सिंघानिया परिवार उलटपुलट हो गया। हालांकि बाहर से यह बहुत सामान्य लग रहा था, अंदर ही अंदर सिंघानिया परिवार का हर सदस्य सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सिंहासन के लिए लड़ रहा था। वीरेंद्र सिंघानिया के सभी चचेरे भाई उनकी तरह अत्यधिक क्षमता वाले थे और उनकी चालाक चालों को संभालना काफी असंभव था, क्योंकि उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, उन्होंने कभी कोई छोटा सा सबूत नहीं छोड़ा। उनकी एकमात्र गलती ये थी कि उन्होंने अपने 18 वर्षीय भतीजे को कमाका, जिसके चंगुल में पहले से ही नेशनल अंडरवर्ल्ड था। यह एक परंपरा थी कि जो सिंघानिया परिवार का सिंहासन लेगा वह नेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाएगा। इसलिए उन्हें नहीं पता था कि दादाजी उन्हें इस तरह धोखा देंगे। आमतौर पर वीरेंद्र सिंघानिया को राजा होना चाहिए था, लेकिन उनके पिता प्रताप सिंघानिया दादाजी ने उन्हें उनके खराब स्वास्थ्य के कारण इसे संभालने नहीं दिया। प्रताप सिंघानिया को अंडरवर्ल्ड का प्रबंधन करने की आदत थी और उन्होंने अपने पसंदीदा पोते को उनकी मदद करने दी। फिर गुप्त रूप से आर्यन सिंघानिया की सहमति से दादाजी प्रताप सिंघानिया ने उसे नेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा बना दिया। योजक चिन्ह: प्रताप सिंघानिया अपने परिवार के बड़े बेटे थे। अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के विपरीत उनमें एक महान दूरदर्शिता थी। जब उनके पिता ने प्रताप सिंघानिया को सिंघानिया परिवार का मुखिया बनाया तो प्रताप सिंघानिया अपने 5 भाइयों की ईर्ष्या को महसूस कर सकते थे। इसलिए वे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में केवल एक बेटा पैदा करने के लिए दृढ़ थे। प्रताप सिंघानिया ने अपने लंबे समय के क्रश कौशल्या से शादी की, जो व्यवहारिक रूप से उनके छोटे चाचा की प्यारी बेटी थी। इससे पूरे सिंघानिया परिवार में हंगामा मच गया, क्योंकि प्रताप सिंघानिया के हर चचेरे भाई और भाई का उस पर गुप्त क्रश था। कौशल्या अपने पिता की इकलौती संतान थी और उनके पिता को इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं थी। न केवल प्रताप सिंघानिया परिवार के मुखिया थे, बल्कि कौशल्या भी बचपन से ही उनसे प्यार करती थी। लोग प्यार, नफरत और लालच के साथ पैदा होते हैं। कुछ लोग प्यार के लालची होते हैं, कुछ लोग रत्नों के लालची होते हैं, कुछ लोग पैसों के लालची होते हैं और कुछ लोग शक्तियों के लालची होते हैं। ऐसा ही सिंघानिया परिवार में भी हुआ। सामान्य रूप से सामंजस्यपूर्ण परिवार साजिश करने वाले परिवार में बदल गया। शादी के बाद कौशल्या ने स्वस्थ वीरेंद्र सिंघानिया को जन्म दिया। सब कुछ तब तक ठीक चल रहा था जब तक कि प्रताप सिंघानिया के दूसरे चचेरे भाई की पत्नी ने वीरेंद्र सिंघानिया को जहर नहीं दे दिया। प्रताप सिंघानिया ने अपने दूसरे चचेरे भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिसमें चचेरे भाई और चचेरे भाई की पत्नी का पैतृक परिवार भी शामिल था। उनका क्रोध काफी भयावह था, लेकिन उसके बाद किसी ने उनके परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि प्रताप सिंघानिया ने पापी को दंडित किया, लेकिन उनके इकलौते बेटे वीरेंद्र सिंघानिया का स्वास्थ्य तब से कमजोर हो गया। वीरेंद्र सिंघानिया एक कमजोर व्यक्ति बन गए होंगे, लेकिन उनके पिता की तरह उनका दिमाग तेज था। इसलिए घर को संभालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एकमात्र समस्या उनका कमजोर स्वास्थ्य था। एक बार वे व्यापारिक बैठक के लिए चीन गए। वहां उनकी मुलाकात एक फूल बेचने वाली से हुई। उसका नाम जाह्नवी था। यह उन दोनों के लिए पहली नज़र का प्यार था। प्रताप सिंघानिया के विपरीत वीरेंद्र सिंघानिया अधिक रोमांटिक थे। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। जाह्नवी वीरेंद्र सिंघानिया के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसने वीरेंद्र सिंघानिया से यह खबर छुपाई। उसे डर था कि वह इसे गिराने के लिए मजबूर कर देगा, इसलिए उसने उससे बचना शुरू कर दिया। जब वीरेंद्र सिंघानिया ने देखा कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो वह उसके घर गया। जाह्नवी एक अनाथ थी, इसलिए वह अकेली रहती थी। उसने वीरेंद्र सिंघानिया से मिलने से इनकार कर दिया और अपने घर के अंदर से उसने उससे कहा कि वे अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वह अब उससे प्यार नहीं करती, उसने उसकी भावनाओं के साथ खेला है। आदि उसकी अस्वीकृति सुनकर वह दर्दनाक भावना के साथ चला गया। वह इकलौती थी जिसके प्यार में वह पड़ा था। वह सूरज की रोशनी की किरण थी, वह उसकी ऑक्सीजन थी जहां वह सांस ले सकता था। उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल था। अगली सुबह जब जाह्नवी बाहर गई तो उसका अपहरण कर लिया गया और वह बेहोश हो गई। अगली बार जब वह उठी तो वह इटली में सिंघानिया परिवार के मुख्य घर में थी। वह मौत से डरी हुई थी, लेकिन वीरेंद्र सिंघानिया तो वीरेंद्र सिंघानिया थे। उन्हें गर्भावस्था के बारे में पता चल गया। अपने प्रेमी और उसके परिवार को इस खबर से बहुत खुश देखकर जाह्नवी खुशी और राहत से रो पड़ी। जल्द ही उनकी शादी हो गई और 9 महीने बाद आर्यन सिंघानिया का जन्म हुआ। प्रताप सिंघानिया को आर्यन सिंघानिया के आंखें खोलते ही उससे प्यार हो गया। आर्यन सिंघानिया को अपनी परदादी की आंखें मिलीं। प्रताप सिंघानिया की मां इतालवी थीं और उनकी सुंदर नीली आंखें थीं जो बहुत आकर्षक थीं। प्रताप सिंघानिया के पिता उनकी आकर्षक आंखों के कारण उनके प्यार में पड़ गए थे।
वह एक सौम्य माँ थी जबकि उसका पति अपने 6 लड़कों के प्रति कठोर था। योजक चिन्ह 18 साल बाद जब वीरेंद्र सिंघानिया का शरीर इसे और सहन नहीं कर सका तो वे सिंघानिया कॉर्पोरेशन से सेवानिवृत्त हो गए। फिर प्रताप सिंघानिया ने फिर से कार्यभार संभाला, लेकिन उनके चचेरे भाइयों और उनके बेटों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। जब प्रताप सिंघानिया को पता चला कि उनके बेटे की कार दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है तो वह उन्हें जिंदा जला देना चाहते थे। लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उनसे कहा कि वह इसे संभाल लेगा। न केवल आर्यन सिंघानिया का बुद्धिमत्ता स्तर अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से अधिक था, बल्कि उसकी दूरदर्शिता अपने दादाजी से बेहतर थी। उसके दादाजी अपने दुश्मनों को एक सेकंड में नष्ट करना पसंद करते थे, जबकि आर्यन सिंघानिया अपने दुश्मनों के साथ खेलना पसंद करता था और वह उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रताड़ित करता था और फिर उन्हें दुनिया से गायब कर देता था। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जब प्रताप सिंघानिया के चचेरे भाइयों और उनके बेटों ने सिंघानिया कॉर्पोरेशन को हथियाने के लिए उनका अपहरण किया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। उनके परिवारों के फ़ोन आने लगे कि गुंडे उनकी हत्या कर रहे हैं। वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि प्रताप सिंघानिया को बंदी बना लिया गया है तो अंडरवर्ल्ड को कौन आदेश दे सकता है। सबसे छोटा लड़का कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर गया जबकि अन्य उसके लौटने का इंतजार करने लगे। 20 मिनट 20 घंटे जैसे लग रहे थे। जल्द ही उन्हें एक फ़ोन आया। वह सबसे छोटा लड़का था। उसे उस व्यक्ति का पता चल गया जो उनके परिवारों की हत्या के पीछे था, लेकिन उसने उन्हें जानकारी देने के बाद उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अन्य लोग सेल फोन से उसकी दर्दनाक चीख सुन सकते थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक 18 वर्षीय आर्यन सिंघानिया ने ये सब किया था, और इतना ही नहीं, वह पहले से ही नेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा था। चचेरे भाई और उनके बेटे अपने ही भतीजे के खूनी खेल से स्तब्ध थे। जल्द ही वे घबराने लगे। जैसे ही वे अपना दिमाग साफ करने में सक्षम हुए, वे भागने लगे। वे प्रताप सिंघानिया को भी भूल गए और उन्हें वहीं छोड़ दिया। उनके जाने के बाद आर्यन सिंघानिया अपने दादाजी के अभिनय को रोकने आया। दादाजी प्रताप सिंघानिया को अपने चचेरे भाइयों के लालच और भाग्य पर खेद हुआ। उन्होंने सब कुछ आर्यन सिंघानिया पर छोड़ दिया और तमाशा देखने घर चले गए। जल्द ही उनके 2 चचेरे भाई माफ़ी मांगने आए। वे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने वीरेंद्र सिंघानिया की कार दुर्घटना की योजना बनाई थी। आर्यन सिंघानिया उन्हें अपने दूसरे दादाजी के विला में ले गया और उन्हें उनके परिवारों के मृत शरीर देखने दिए। पहले तो वे सदमे में थे, फिर वे जोर जोर से रोने लगे और आर्यन सिंघानिया और उसके पिता को कोसने लगे। आर्यन सिंघानिया ने उन्हें मजाक उड़ाते हुए देखा। जब उन्होंने उसे राक्षस कहा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी जिसमें पूरा मजाक था। तभी उसने कहा, जब दूसरी दादी ने मेरे पिता को जहर पिलाया था तो आपने देखा कि दूसरे दादाजी के परिवार का क्या हुआ। आप लोगों ने फिर भी मेरे पिता की कार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। आपने तमाशा शुरू किया और मैं इसे खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपको तब तक जिंदा रहने दूंगा जब तक सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। मैं आपको मरने से पहले ये देखने दूंगा कि आपने किस नरसंहार की शुरुआत की थी। आप एक खेल चाहते थे तो चलिए खेलते हैं। बस ये भूलने की हिम्मत मत करना कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसे शुरू किया था। इसका दोष आप पर है। जो कुछ वह कहना चाहता था उसे कहने के बाद आर्यन सिंघानिया चला गया। वे चाचा अपने परिवारों के शवों को दफना नहीं सके। उन्हें बंदी बना लिया गया था। कुछ सिंघानिया परिवारों ने अन्य देशों के शक्तिशाली व्यापारियों या मंत्रियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। कोई भी शक्तिशाली सिंघानिया कॉर्पोरेशन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, चाहे कोई भी प्रभारी हो। यदि कोई अपने ही रिश्तेदारों को मार सकता है तो ऐसा कोई नहीं था जिसे वह नहीं मार सकता था। मौत और शक्ति से कौन नहीं डरता, उन्होंने सोचा। दूसरों से कोई मदद न मिलने के बाद वे जहां भी भाग सकते थे भाग गए। कुछ गुफाओं में छिप गए, कुछ पहाड़ों में और कुछ जंगलों में। जो लोग काफ़ी बहादुर थे उन्होंने भागने के लिए निजी विमानों या नौकाओं का इस्तेमाल किया। उनके ज़्यादातर परिवार मारे गए। जिनके पास अभी भी परिवार थे उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया और खुद भाग गए। लेकिन अंत में सबका भाग्य एक ही था और वह थी मौत। उनके विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, नौक नष्ट हो गई। जिन्होंने सार्वजनिक विमानों का इस्तेमाल किया और चीन या अमेरिका में सुरक्षित उतरे, वे बिना किसी निशान के हवाई अड्डे से गायब हो गए। घटनाओं के पीछे एक भी सुराग नहीं था। जो परिवार अकेले रह गए थे, आर्यन सिंघानिया ने उन्हें नहीं छुआ। इसके अलावा उसने उन्हें भारी मात्रा में पैसे दिए और दूसरे देशों में भेज दिया। इस बीच वे 2 चाचा रोए और उन्हें मारने की भीख मांगी, लेकिन किसी भी गुंडे ने उनके एक बाल को भी नहीं छुआ, बल्कि उन्हें उनके रिश्तेदारों की मौत की खबर दी और कुछ रसीली कहानियां बनाईं। वे इस तरह की भयानक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर सके। अंत में वे ऐतिहासिक हो गए और आर्यन सिंघानिया ने उन्हें एक ग्रामीण इलाके में एक छोटे से मानसिक क्लिनिक में डाल दिया और उन पर नज़र रखने के लिए कुछ उपकरण लगा दिए। इस तरह सिंघानिया परिवार का एक खूनी अध्याय समाप्त हुआ।
सिंघानिया परिवार के बहुसंख्यक सदस्यों के अचानक गायब होने के बारे में दूसरे लोग चाहे जो भी सोचें, उनमें एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा सभी ने खूनी अध्याय को भूलने की कोशिश की। प्रताप सिंघानिया अपने पोते को लेकर चिंतित थे जिसने शक्ति के ऐसे खूनी खेल में भाग लिया था। लेकिन आर्यन सिंघानिया इसे लेकर शांत था। उसे बस अपने परिवार की चिंता थी। प्रताप सिंघानिया ने तब तक कारोबार संभाला जब तक कि उनका बेटा ठीक नहीं हो गया, और जब वीरेंद्र सिंघानिया पूरी तरह से ठीक हो गए तो आर्यन सिंघानिया अध्ययन करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चला गया और अंडरवर्ल्ड को देव सिंघानिया को संभालने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वीरेंद्र सिंघानिया ने फिर से सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सिंहासन संभाल लिया था। फ्लोरेंस, इटली। सिंघानिया पारिवारिक घर। अगर कोई इस घर की तुलना फ्रांस के सिंघानिया पारिवारिक मुख्य घर से करना चाहे तो इस पारिवारिक घर को महल कहा जाना चाहिए। इस महल में सिंघानिया परिवार के 2 जोड़े खुशी और शांति से रह रहे थे। प्रताप सिंघानिया का अध्ययन कक्ष। सिंघानिया परिवार के मुखिया ने अपने सहायक जय की ओर देखा। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रख लिए। उसका नाम क्या है? प्रताप सिंघानिया ने पूछा। उसे पहले काव्या कहा जाता था, लेकिन अब जब वह सिंघानिया परिवार में पंजीकृत हो गई है तो उसे काव्या सिंघानिया कहा जाता है। सहायक जय ने उत्तर दिया। प्रताप सिंघानिया ने अपने बेटे की ओर देखा जो इत्मीनान से गुलाब की चाय पी रहा था जो उसकी प्यारी पत्नी ने उसके लिए बनाई थी। मैं सोचता था हमारे परिवार में प्यार के मामले में तुम ही साहसी हो, लेकिन मैं गलत था। दादाजी ने अपने बेटे से शिकायत की। वीरेंद्र सिंघानिया ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। जब प्यार की बात आई तो प्रताप सिंघानिया न केवल अपने बेटे से हार गए बल्कि अपने पोते से भी हार गए, जैसा कि मुझे मेरे बेटे से उम्मीद थी। वीरेंद्र सिंघानिया ने बस अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। बकवास बंद करो, प्रताप सिंघानिया गरजे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि अगर उसे अपना अतीत याद आ गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसका कोई प्रेमी होता? आर्यन के अपने कारण हैं। हम उस पर इस विशेष विषय के बारे में कोई दबाव नहीं डाल सकते या सलाह नहीं दे सकते। आप ही थे जिन्होंने उस पर शादी करने का दबाव डाला था। वीरेंद्र सिंघानिया ने धीरे से कप खिसकाया। मैंने तुम्हारी मां से तब शादी की जब हम 21 साल के थे। तुमने अपनी पत्नी को तब गर्भवती किया जब तुम 20 साल के थे। और उसे देखो, वह अब 28 साल का है, लेकिन उसने इस जीवन काल में कभी किसी महिला की ओर देखा तक नहीं। और अब उसने अपने गुंडों को एक महिला का अपहरण करने का आदेश दिया। जो बात और भी बदतर हो गई वह ये कि वह गंभीर रूप से घायल थी, और सबसे बुरी बात यह कि उसकी याददाश्त चली गई। क्या वह उससे शादी करके उसका कर्ज चुकाना चाहता था? मुझे लगता है कि वह इसे अपने लिए कर रहा है। वह बस इस तथ्य को छुपाना चाहता है कि वह लैंगिक है। मुझे उस बेचारी लड़की पर दया आती है। ये सब कहने के बाद प्रताप सिंघानिया ने कुछ सांस ली। पिताजी, वह लैंगिक नहीं है। उसे बस अपना सच्चा प्यार खोजने के लिए कुछ समय चाहिए। वीरेंद्र सिंघानिया ने अपनी चाय खत्म की और कप मेज पर रख दिया। तो आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है? प्रताप सिंघानिया ने अपने बेटे को घूरा। पिताजी, मैंने ऐसा नहीं कहा। कृपया बचकानी हरकतें करना बंद करें। मुझे पता है कि आप बस उसकी चिंता कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंघानिया ने मेज से वे दस्तावेज उठाए जो आर्यन सिंघानिया की हाल की गतिविधियों के बारे में थे। वे अपने ही खून की जासूसी कर रहे थे। दादाजी ने अपने बेटे को खूनी नज़रों से देखा। बचकाना? तुम किसे बचकाना कह रहे हो? कम से कम मैंने अपनी इच्छा को हमारी शादी की रात तक रोके रखा, मेरे साहसी बेटे के विपरीत। और उसकी चिंता किसे थी? जैसे कि मुझे परवाह है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, अगर उसे 1 महीने में अपना सच्चा प्यार नहीं मिला तो मैं उसे उस लड़की को गर्भवती करने के लिए मजबूर करूँगा। जब उसने देखा कि उसका इकलौता बेटा उसकी उपेक्षा कर रहा है तो उसने अपने सहायक की ओर देखा। जय, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इस लड़की की हर एक जानकारी देने के लिए नहीं कहा था? मालिक, मैं बस इतना ही प्रबंध कर पाया। सहायक जय हकलाया। दादाजी और वीरेंद्र सिंघानिया चौंक गए। प्रताप सिंघानिया ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने बेकार कार्यकर्ता कब से बन गए? मालिक, इससे पहले कि लड़की काव्या सिंघानिया परिवार में पंजीकृत होती, पहले युवा मालिक ने अपने सहायक जय से दुनिया से उसका नाम सहित उसके पूरे अस्तित्व को नष्ट करवा दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रताप सिंघानिया और वीरेंद्र सिंघानिया के जबड़े गिर गए। सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आई वह थी, आर्यन सिंघानिया ऐसा क्यों करेगा? हालांकि जब दादाजी सदमे से उभरे तो उन्होंने अपनी चमकती आंखों के साथ कहा, मुझे सब कुछ बताओ।